हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। और आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो, शुभ हो। चलो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करना, 1 मिनट का टाइम है और स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन जो कि होगा टेस्ट का। तो जितनी चीज़ें आपने सीखी, ठीक है। और देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम जो पहले की क्लासेस है उनको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक करवा देना, तो वो हो जाएगा। ठीक है, आज की जो वीडियो है ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक करवा दूंगी, आप शाम को चेक कर लेना एक बार। तो उसके मतलब सारी क्लासेस के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे आज की क्लास के नीचे। ठीक है, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। चलो तो क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमने पढ़ लिया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ी हम पढ़ चुके हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर के अंदर हम इवोल्यूशन पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर कैसे बनना शुरू हुआ था। पहले बड़े कंप्यूटर होते थे, फिर छोटे आए, फिर उससे छोटे, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा है कंप्यूटर के प्रकार, मतलब माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आज उन्हीं सब का मिला जुला होने वाला है टेस्ट और यहाँ पर आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। चलो तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। और याद रखना, क्वेश्चन का आंसर सही देने के लिए इतनी जल्दी मत करना कि आप ऑप्शन भी ध्यान से ना पढ़ पाए। ठीक है, हाँ, कौन बनेगा करोड़पति पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज या वॉज बीइंग यूज्ड। क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकी में एक बदलाव है जो कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। उसके लिए मतलब यहाँ पे जो एक पूरी लाइन दी गई है उसके लिए एक एफिशिएंट बिल्कुल सही शब्द कौन सा होगा, क्या डिफाइन कर रहा है ये, विकास को, जनरेशन को, या फिर डेवलपमेंट को, या फिर एडवांसमेंट, या फिर ग्रोथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आंसर जनरेशन आना स्टार्ट भी हो गया है जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनरेशन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और जनरेशन कितनी होती है, तो कुल मिलाकर टोटल आपकी 5 जनरेशन होती है। फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर अगर मैं जनरेशन की बात करती हूं तो जल्दी से बताना है मेन पार्ट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ आ जाएगी फिर और लास्ट में आ जाएगी हमारी 5th जनरेशन। पहली जनरेशन में क्या आए थे, तो पहली जनरेशन में आते हैं आपके वैक्यूम ट्यूब, है ना। और वैक्यूम ट्यूब दे सकता है और इसके साथ वॉल्स भी लिख देगा। तो फटाफट से रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहली जनरेशन में हमारे पास क्या आया था, तो हम विद्युत प्रवाह करने के लिए या इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे या वॉल्व्स का करते थे। दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है, या तो वैक्यूम ट्यूब्स होगा या वॉल्व्स होगा, दोनों सेम है। उसके बाद सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गया था। फटाफट से आप लोगों को भी कमेंट में लिखना है। ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या आ जाता है आपका, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करती हूं तो जो आईसी चिप आई थी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और इसका काम होता है सेम विद्युत प्रवाह करने का। ये सारी टेक्नोलॉजी है जो एक एक करके आई थी। फोर्थ जनरेशन की बात करती हूं तो फोर्थ जनरेशन में क्या आ चुका था, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या आता है, तो इसके अंदर आता है माइक्रो प्रोसेसर। ये भी काम क्या करता है, तो इसका काम भी होता है विद्युत प्रवाह करने का। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में आप याद रखोगे ये होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे 5th जनरेशन की, तो 5वां जनरेशन जो कि चल रहा है, तो यहाँ पर आती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी तकनीक जिसके अंदर ह्यूमन जैसे सोचता है, एकदम इंसान की हुबहू कॉपी, उसके सोचने समझने की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई गई एक तकनीक होती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। क्लियर, ओके, बिल्कुल सही है। और हाँ, बिल्कुल सही यहाँ पे बता भी रहे हैं कुछ लोग, तो ये भी ऐड कर लेना। फोर्थ जनरेशन में आता है आपका LSI और VLSI। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वहीं 5th जनरेशन में आपका ULSI आता है जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर, तो अभी अगर पूछे ना कौन से चिप पे हम काम करते हैं, तो अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है और हम काम कर रहे हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे। क्लियर, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने।
2000 पॉइंट के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, डैश इज एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बींग। इनमें से कौन सा कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है, और साथ में दे रखा है जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह सोचने और बनाने की विधि की व्याख्या करती है। ऑप्शन ब्लॉकचेन, VR, AI या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना है जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन A, B, C या फिर D। बात हो रही है यहाँ पे AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है। ओके, सेकंड का C होगा, AI होगा, AI होगा, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए जिन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखो क्या लिखना, मैं पहले बता दूं ये टेस्ट हो रहा है, इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। PDF के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर, उसके बाद ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास इंस्टॉल होगी, वहाँ पर आप डालना दिल्ली पुलिस, उसका ये वाला बैच नंबर लिखना और यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ उसको कॉपी के अंदर नोट करना, ठीक है। ये एवी नहीं है, ये पॉइंट्स नोट करने आपको। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो फाउंडिंग फादर किसको बोला जाता है? जॉन मैकार्थे, लिख लेना यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा जी किसको बोला जाएगा? तो ये थे जॉन मैकार्थे। क्या नाम था इनका? जॉन मैकार्थे। इन्होंने अपनी पूरी एक टीम के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया, और अगर बोला जाए फादर ऑफ किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो कौन होंगे? जॉन मैकार्थे। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द आया है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? हाँ, आज डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा भाई, सारी क्लासेस बिल्कुल सही हो जाएंगी। देखो, ओके, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो ये होता है एक तरीके का बादल, और ऐसा बादल जिसमें आप अपना सारा डाटा सेव करते हो। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक गूगल फोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज करो इंटरनेट पे आप लोग क्या करते हो? फोटो को एडिट करते हो। इंटरनेट पे हम PDF से उसको डॉक्यूमेंट फाइल में चेंज कर लेते हैं। तो इंटरनेट पे इतना स्पेस कौन दे रहा है? अगर आप कोई 2 GB का, आपके पास 2 GB का रैम है, लेकिन आप गेम खेल रहे हो 4 GB के रैम वाला इंटरनेट के थ्रू, तो 2 GB तो आपके पास है, बाकी 2 GB कौन दे रहा है? तो वो आपका कहाँ से मिलता है हमें? वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम हो रहा है। जो भी काम आप इंटरनेट पे करते हो तो ये सारा का सारा काम क्लाउड कंप्यूटिंग पे होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं फटाफट यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ULSI स्टैंड्स फॉर, और इसकी तो वही गलती किसी की माफ नहीं की जाएगी, ठीक है। ये फुल फॉर्म है जो मैंने अभी बताई भी थी क्लास के स्टार्टिंग में। चलो बताओ ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कौन से जनरेशन में आया? ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कौन से जनरेशन में आया? बिल्कुल सही है भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका मतलब क्या होता है। तो इसका तो खैर पूरा ही चैप्टर जब इंटरनेट पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, बट अभी के लिए जितनी चीज़ें थी वो देखना है। चलो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया। हाँ, गूगल ड्राइव भी है, बिल्कुल ठीक। थर्ड का ए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, थर्ड का आना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म होती है किसकी? ULSI की फुल फॉर्म होती है। और ये कौन से जनरेशन में आया था? तो ये आया था हमारा 5th जनरेशन में, ठीक है। यहाँ कहाँ पे आया था? तो ये 5वीं पीढ़ी में आया था। और अब करंटली अगर मैं 2020 की बात करती हूँ तो हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे ही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4000 के लिए 4000 पॉइंट है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको? द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ, जिस चिप का हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, आयरन ऑक्साइड की, क्रोमियम की, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है आपको, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पे आंसर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताना है। हाँ, 5वीं पीढ़ी में आई थी, बिल्कुल करेक्ट। ओके चलो, थैंक यू सो मच जी। बाकी आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़िए,
चलो तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आना स्टार्ट हुआ है सिलिकॉन, 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 जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सिलिकॉन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो जो बच्चे लेट आ रहे हो ना, तो वो उसी क्वेश्चन से जुड़ जाओ, जैसे 5वां क्वेश्चन आएगा तो वहां से जुड़ जाओ। बेशक एक बार क्लास को रिप्ले करके दोबारा से देख लेना जब ये क्लास मतलब बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी पहले जो चल रहा है उस पर ध्यान देना है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करती हूं तो यहाँ पर सिलिकॉन की जगह अगर वो जर्मेनियम लिखता, सपोज ऑप्शन में सिलिकॉन ही नहीं होता, सिलिकॉन की जगह क्या होता, ऑप्शन जर्मेनियम होता, तो आप आंसर जर्मेनियम करते। अगर जर्मेनियम भी नहीं दिया होता, क्या दिया होता, सेमीकंडक्टर दिया होता, तो आप आंसर सेमीकंडक्टर करते। और सपोज करो कि ये तीनों ऑप्शन में दे दिया है तो फिर आप आंसर सिलिकॉन करोगे, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर, ये पूरी की पूरी चिप इस पर ही काम करती है और इसी धातु से बनी होती है, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात कर ही रहे हैं धातु की, तो यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, जो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, हम लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो जो लैपटॉप की बैटरी बनी होती है वो किस धातु से बनी होती है? जो लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है वो किस धातु की बनी हुई होती है? ठीक है, अब बताना है यहाँ पे क्या होगा। ओके, हाँ जर्मेनियम नहीं था इसलिए मैंने आपको बताया, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो। चलो तो यहाँ पे आना स्टार्ट भी हो गया है भाई आंसर। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं लैपटॉप की बैटरी का, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना ये लिथियम आयन ऑक्साइड से, किससे? तो ये आपकी लिथियम आयन ऑक्साइड, लिथियम आयन ऑक्साइड से बनी हुई क्या होती है? लैपटॉप की बैटरी होती है। क्लियर, जो कि सबसे हल्का धातु माना जाता है। बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा 5000 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4th जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे? आईसी पर, वैक्यूम ट्यूब पर, ट्रांजिस्टर पर, या फिर माइक्रो प्रोसेसर पर? क्लियर, तो पूछा है आपसे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही है भाई, लिथियम आयन, याद रखना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बताना है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जो स्टूडेंट लेट हैं वो अभी बिल्कुल भी घबराओ मत, क्वेश्चन बहुत हैं, क्वेश्चन 30 हैं और 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बाकी बाद में जाकर पीछे से देख लेना। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है 5 का, डी 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 आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो 4th जनरेशन किसके बराबर? माइक्रो प्रोसेसर के बराबर। और पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी होगी? पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी होगी? अरे भाई क्लास लाइव है। अच्छा, आप में से कोई बोल रहा है क्लास लाइव नहीं है? हाँ, क्लास लाइव चल रही है, ठीक है। चलो तो माइक्रो प्रोसेसर चिप की अगर हम बात करते हैं तो पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी होती है? पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी थी? किस कंपनी ने पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप को आविष्कार किया था या इन्वेंट किया था? ओके, तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हुआ है 4004, जो कि बिल्कुल ठीक है। इंटेल ने किया था, हर्ष जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात करती हूँ तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इंटेल, और उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर 4004। क्या नाम था? इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा 6000 पॉइंट के लिए। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वॉज, तो पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? और ये भी साथ में बता देना कि किसने इन्वेंट की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो अब तक इजी लग रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताना है भाई, इनमें से कौन सी पहली कंप्यूटर की भाषा थी? पहली विकसित कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? जल्दी से आंसर देना है, और ये भी बता देना कि किसने इन्वेंट किया था उस भाषा का, ठीक है। उसको इन्वेंट करने वाले कौन से व्यक्ति थे वो भी बताना है। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट आ गया है 6 फोर्टोन। अच्छा, फोर्टोन आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर ए बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको एक जो कंफ्यूजन रहता है ना इन दोनों ऑप्शन में, वो क्लियर करवा देती हूँ, और इसको नोट कर लेना, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फोर्ट्रेन आपकी बनी थी 1957 में। क्लियर, किसके द्वारा बनी थी? तो ये वैज्ञानिक थे जॉन बेकस। इन्होंने IBM कंपनी के साथ मिलकर, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी जो कि अमेरिका की है, इसके साथ मिलकर क्या बनाया था? तो इन्होंने फोर्ट्रेन लैंग्वेज को बनाया था। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या फुल फॉर्म होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो जैसे इसका नाम है, इसके नाम से आप इसके काम को भी डिसाइड कर सकते हो। इसका काम क्या था? तो ये जो गणितज्ञ होते हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं, या जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, फोर्ट्रेन कंप्यूटर का। अब देखो
जो कोबोल बोल रहे हैं, कोबोल आपकी 1959 में आई थी। अब मुझे बताओ 1957 पहले आता है या 1959 पहले आता है? तो 1957 पहले आता है ना, इस वजह से आपका फॉरट्रैन पहली भाषा मानी जाती है कंप्यूटर के जगत में जो बनी थी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। और सेकंड आपकी आती है कोबोल। और कोबोल को इन्वेंट किसने किया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसको टिड्ढे से याद रख सकते हो। क्या नाम था पूरा उनका? ग्रेस मूरे हूपर, ठीक है, ग्रास होपर से आप याद रख सकते हो इनका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था? ग्रेस मूरे हूपर। क्लियर? क्या नाम था उनका? ग्रेस मूरे हूपर। और ये पहली व्यवसाय वाली लैंग्वेज थी, पहली ऐसी लैंग्वेज जिसको हमने किसके लिए बनाया था? बिजनेस के लिए या कॉमर्शियल के लिए हमने इसको बनाया था, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखना आप, बिजनेस के लिए बनाई गई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर? तो इसके आप देखोगे जब फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म में ही पूरी चीजें बताई गई हैं। ये बिजनेस के लिए बनने वाली पहली भाषा थी। क्लियर? अब याद रखना दोनों चीजों को, पहले फॉरट्रैन आई है फिर कोबोल आई है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लेना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 7000 पॉइंट के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आप स्मार्टफोन पे देख रहे हो तो ये रहा आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन? इनमें से कौन सा चौथी जनरेशन का एग्जाम्पल है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा 4th जनरेशन का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनमें से कौन सी आपकी क्या थी जो भाषा बनाई गई थी 4th जनरेशन में? 4th नहीं, इसको 5 लिख लेना, ठीक है, 5वीं लिख लेना, इसको 5th जनरेशन लिख देना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कहाँ गया हमारा 4th, इसको 5th कर लेना। क्लियर? अब पूछा है आपसे 5वीं जनरेशन में कौन सी भाषा बनाई गई थी। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ नया मिलेगा, तो कॉपी अपने साथ रखना ताकि चीजों को नोट कर सको। ठीक है, डी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो डी था। चलो भाई वेरी गुड, जिन्होंने 7 का डी किया था पहले। ठीक है, अब बताना है, एक्सेल भी पढ़ाऊंगी, फिक्र मत करो, सारी चीजें यहाँ पर होंगी और बहुत अच्छे से कंप्लीट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है सेकंड, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पावर बिल्डर। याद रखना, पावर बिल्डर एक भाषा है जो कि 5th जनरेशन में अभी हाल ही में बनाई गई है, तो ये जावा से ही प्रेरित है। अच्छा, कभी सोचा है हमने, जो हम अपने फोन में एंड्रॉइड चलाते हैं, एंड्रॉइड फोन होता है ना, अगर भाई एप्पल का फोन है तो आप मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, मैक iOS है आपका, अदरवाइज नॉर्मली हम एंड्रॉइड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एंड्रॉइड भाषा है ये किसके ऊपर बनती है? तो एंड्रॉइड भाषा एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी कोडिंग कोई तोड़ फोड़ के बनाया गया है एंड्रॉइड को। ऐसे ही जावा को तोड़ फोड़ के क्या बनाया जाता है, बहुत सारी नई नई भाषाओं को बनाया जा रहा है, उसी में से एक है पावर बिल्डर। इसी के साथ लिख लेना, अगर मरकरी भाषा की बात करते हैं, अगर मरकरी भाषा की बात की जाती है तो ये जो मरकरी लैंग्वेज है ये भी 5th जनरेशन में आई है, मरकरी लैंग्वेज भी 5th जनरेशन में आई है। अब क्वेश्चन 2 बनते हैं, एक तो मरकरी धातु, ये इस्तेमाल हुआ था पहले जनरेशन में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मरकरी धातु कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था, तो मरकरी धातु के रूप में तो पहली जनरेशन में आया था, लेकिन अगर मरकरी भाषा पूछे तो वो आपका 5th जनरेशन में आया है। क्लियर? चलो आगे चले यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8000 पॉइंट के लिए। भाई जल्दी से एक बार क्लास को शेयर भी कर देना ताकि और स्टूडेंट्स भी क्लास में लाइव आ सके। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू? वीडीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आपको। बिल्कुल ठीक है, हाँ, एंड्रॉइड में भी मॉलवेयर आया है, बिल्कुल ठीक है, मॉलवेयर तो हर जगह ही आ जाता है, बस यूनिक्स लाइनक्स में ही नहीं आता। चलो यहाँ पर बताना है जल्दी से, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिवाइड यूनिट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी आना स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ पर
अच्छा हाँ, 8,000 पॉइंट, मतलब यहाँ पर 8,000 पॉइंट मिलेंगे ना अगर 8 क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, जिसको वीडियो के बारे में नहीं पता एक बार देख लेना, वीडियो दूसरा नाम है मॉनिटर का। चाहे आप वीडियो बोल दो, चाहे आप मॉनिटर बोल दो। तो जो मॉनिटर होता है ना, जिसमें हमें सॉफ्ट कॉपी दिखती है, भाई अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करती हूँ तो मेनली 2 ही डिवाइस काम में आते हैं। एक तो जो हमें हार्ड कॉपी देता है जिसको आप छू सकते हो, एक हमें जो सॉफ्ट कॉपी देता है जिसको सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी मिलता है मॉनिटर से और हार्ड कॉपी मिलता है प्रिंटर से। मॉनिटर का ही दूसरा नाम है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which language is directly understood by computer without translation program? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना, फिर आंसर बताना। अनुवाद कार्यक्रम के बिना कंप्यूटर द्वारा सीधे किस भाषा को समझा जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक बार जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर आना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ओके, चलो टाइम मिलता है आप लोगों को, जल्दी से एक बार बता दो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है मशीन लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन सी देना स्टार्ट हुआ है। ओके, बिल्कुल सही है। देखो, बिना अनुवाद के, मतलब किसी की भी जरूरत नहीं है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप चला सकते हो कंप्यूटर को, लेकिन आपको आनी चाहिए मशीन लैंग्वेज। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज जो कि 0 और 1 होती है। 0 का मतलब होता है ऑफ, मतलब करंट बंद हो चुका है, और 1 का मतलब होता है ऑन, मतलब करंट चल रहा है, करंट चालू है, जारी है। ठीक है, और 0 और 1 को इन्वेंट करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो वो थे गॉटफ्राइड लेबनीज। क्या नाम था इनका? गॉटफ्राइड लेबनीज। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही बाइनरी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। ठीक है, चलो आगे चले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हरमन हॉलरिथ डेवलप अ मशीन कॉल्ड। हरमन हॉलरिथ ने एक मशीन बनाई थी, उसका नाम क्या था? ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन हाँ उस मशीन का नाम नहीं लिखवाया था, तो वो आप नोट कर लेना। ठीक है, लेकिन जो आपको लग रहा होगा वो होगा नहीं। चलो एक बार देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताता है। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हरमन हॉलरिथ डेवलप अ मशीन, इन्होंने एक मशीन बनाई थी और उसका नाम क्या रखा गया था? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही भाई, 9 का सी आंसर करेक्ट है। यहाँ पे बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से एक बार आंसर बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है बी, नो आइडिया। अच्छा, नो आइडिया। चलो तो यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे अगर मैं हरमन हॉलरिथ की बात करती हूँ तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पंच कार्ड का निर्माण किया था। ठीक है, हरमन हॉलरिथ ने क्या बनाया था? तो इन्होंने पंच कार्ड का निर्माण किया था। अब ये पंच कार्ड होता क्या है? पंच कार्ड होता है एक ऐसा कार्ड जिसके अंदर 00000 और 1111 ऐसे करके कोडिंग लिखी रहती है, और इसको पंच करते हैं, मतलब इसके बीच में होल किया जाता है और उस होल से ही हम इनपुट देते थे। पहले के टाइम में भाई पहले माउस या कीबोर्ड थोड़ी ना होता था, तो पहले पंच कार्ड से ही इनपुट दिया जाता था। वो भी हरमन हॉलरिथ ने बनाया। हरमन हॉलरिथ ने सेंसस किया था, याद आया? हरमन हॉलरिथ ने जनगणना की थी। कहाँ की थी? तो इनको भाई बुलाया गया था यूएसए में, अमेरिका में, कि आप हमारी जनगणना कर दीजिए। 1890 में जनगणना की थी, लेकिन जनगणना थी कब की? 1880 की जनगणना थी। तो जनगणना के लिए इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था टैब्यूलेटिंग मशीन। ठीक है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है जनगणना टैब्यूलेटर या सेंसस टैब्यूलेटर, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को सेंसस पता है ना तो वो डायरेक्ट वहीं पे टिक लगा देगा, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए याद रखना, यहाँ पे जो सेंसस करने के लिए, जनगणना करने के लिए जो मशीन बनाई गई थी हरमन हॉलरिथ के द्वारा, वो बनाई गई थी टैब्यूलेटिंग मशीन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 का टैब्यूलेटिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जिनका भी है भाई वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर।
11,000 पॉइंट के लिए, है ना, पॉइंट बता के जाना है यहाँ पे बाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय। ये जो एडसेक कंप्यूटर था ये किसके द्वारा बनाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण स्वचालित कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जिसके अंदर मेमोरी को स्टोर करना शुरू कर दिया था। तो ये इसके आविष्कारक कौन थे? हरमन हॉलरिंथ, JW मॉकले, जॉन वॉन न्यूमन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई, जिनका गलत हो गया है, टारगेट विद स्टडी जी प्लेलिस्ट की बात करें, प्लेलिस्ट बन जाएगी। और आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हो एग्जामपुर, है ना। और चल रही है कंप्यूटर की क्लास जो कि डेली होती है 1 बजे, और ठीक 1 बजे आप लोगों को आ जाना है क्लास में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे फैक्टर यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे, और जो 10 नंबर है वो पूरा का पूरा पक्का होगा, ठीक है। वो तो आपको खुद 7 दिन का मैं टाइम देती हूँ, 7 दिन में खुद आपको पता चल जाता है कि आप कितनी चीजें नई सीख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 11 का सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आना स्टार्ट हुआ है। ओके, बी ऑप्शन भी आ रहा है। अच्छा, बी और सी में कंफ्यूजन है भाई, जॉन मॉकले होंगे या जॉन वॉन न्यूमन होंगी। अब देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि ट्रिक के बेस में जल्दी सीख लेते हैं तो वो उससे सीख लें, अदरवाइज आपने अगर याद कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमन। क्या हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमन, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं याद दिलाऊं तो 1947 की बात है। याद आया जब हम लोग आजाद हुए थे, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जब हम लोग आजाद हुए थे तो एक नए आदमी का जन्म हुआ था। भाई तब तक तो हम गुलाम ही थे ना। जब हम लोग आजाद हुए थे तो एक न्यूमन, नए आदमी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उसके पास बताने के लिए बहुत सारा सामान था। भाई वो बहुत सारा डाटा रखता था बताने के लिए कि अंग्रेजों के टाइम पे ये होता था, ऐसा होता था, वो लोग ऐसा व्यवहार करते थे हमारे साथ। तो जब इतना डाटा इस नए आदमी के पास होगा तो ये कौन सा कंप्यूटर बनाएगा? स्टोरेज वाला कंप्यूटर बनाएगा, ताकि उस सारे डाटा को स्टोर करके रख सके। तो यहां से आप याद रख सकते हो। देखो 1947 में बना, 1947 में जब हम आजाद हुए एक नए आदमी का जन्म होता है, और वो नया आदमी बहुत सारी मेमोरी लेकर जन्म लेता है। तो मेमोरी के लिए एक ऐसा कंप्यूटर बनाएगा जिसमें स्टोर करने की कैपेसिटी हो। क्लियर? तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो जिन्होंने बी बताया था ध्यान में रखिएगा, यहां पे आंसर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर बेस्ड था? जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो किस पर आधारित था? ऑप्शन दे रखा है आपको, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर्स, बायो चिप, या फिर यही ऑप्शन है, ऑप्शन डी दे रखे हैं यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताना है, ठीक है, जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी रुस्तम जी, TG2 के लिए मैं बता दूं, जो UPPCL TG2 के लिए देख रहे हैं क्लास, आपके 20 तो क्या बताऊं, देखो 50 आते हैं ना, 50 में से 40 से ऊपर या 45 से ऊपर अगर आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो तो वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की वजह से आगे पेपर चेक नहीं हो पाता था वो इस बार 100% होगा। तैयारी पूरी रखो, सिलेक्शन जरूर होगा। और अपने माइंड से नेगेटिव थॉट निकाल देना कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा या आज से तैयारी करेंगे क्या हो जाएगा क्या, ठीक है। तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, माइंड में सेट कर लो, हर कुछ सब कुछ मुमकिन है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन सी आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं भाई, परिवर्तन बैच में क्लास चल रही है, सुबह 11 बजे क्लास होती है, ऐसे मत बोलो। चलो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो इसको किन व्यक्तियों ने बनाया था? ट्रांजिस्टर आया तो दूसरी पीढ़ी में था, और सेकेंड पीढ़ी कब से कब तक थी? सेकेंड पीढ़ी कब से कब तक थी? तो सेकेंड जनरेशन आपकी 1955 से लेकर 1964 तक मानी जाती है, ये दूसरी पीढ़ी थी। क्लियर? ट्रांजिस्टर बनाने वाले 3 मेन वैज्ञानिक थे, वैसे पूरी टीम थी, पर उन 3 मेन वैज्ञानिक को इसको जन्मदाता माना जाता है। नाम क्या था? तो पहले वैज्ञानिक का नाम था विलियम शॉकले, पहले वैज्ञानिक का नाम था विलियम शॉकले, दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रिटेन, और तीसरे वैज्ञानिक थे बर्डिन। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या बनाया था? ट्रांजिस्टर को बनाया था। क्लियर? और ट्रांजिस्टर को बनाने का इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जो कि दिया गया था 1984 के आसपास। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे समझ में आया आपको? यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ये आया दूसरी जनरेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है? द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेड विद। जो थर्ड जनरेशन आया आपका, उसमें इंपॉर्टेंट किस चीज को देखकर रखा गया?
वैक्यूम ट्यूब, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, आईसी या फिर बायोचिप। आईसी के जन्मदाता भी बताना, ठीक है। ओके, तो नहीं चल रही है परिवर्तन बैच पे, चल रही है भाई, परिवर्तन बैच पे आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। 11 बजे होती है, एक बार आप चेक करना, ठीक है। चलो, हैप्पी रक्षाबंधन भाई, अभी सबको वैसे भी टाइम है ना, 3 तारीख को अभी टाइम है। चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये आंसर तो सही है, तो मुझे पता है आप में से सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। ये बताओ कि कौन इसके जन्मदाता थे, इसके पापा जी कौन थे फादर ऑफ आईसी, किन्होंने मिलकर बनाया था आईसी को, ठीक है। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे आंसर करेक्ट आ रहा है जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या फुल फॉर्म होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर फिट होते हैं जिनका काम होता है बिजली को सप्लाई करना और पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी दे देना। क्लियर। अब जल्दी से बता दो मुझे एक बार कि किसने बनाया था आईसी। आईसी किसने बनाया था, किल्बी और ओके रॉबर्ट नॉय, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। किल्बी और रॉबर्ट नॉय, बेचारा क्या करा उसने, तो आईसी इतना तेज उसको करंट लगा कि उसने किल हो गया, वो ना मर गया। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो क्या नाम था, तो जैक किल्बी, यहाँ पे याद रखना क्या नाम था उनका, तो जैक किल्बी पहले वैज्ञानिक थे और दूसरे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट नॉय, दूसरे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट नॉयस, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर आईसी का निर्माण किया था। क्लियर। थर्ड जनरेशन कब से कब तक की थी, तो 1964 से लेकर 1975, ये टाइम तीसरी पीढ़ी का था। आप हर बुक में देखोगे सब में अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर की या मशीन की बात करते हैं तो कोई पुर्जा उसका पहले बन जाता है, कोई बाद में बनता है, बट याद रखना लगभग इसी के पास आएगा, ठीक है। ये डेटा एनसीईआरटी बेस्ड। क्लियर। चलो आगे चले यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। द बायोस इज द एब्रीविएशंस ऑफ। अच्छा, इसके बारे में एक अच्छी सी चीज बताऊंगी, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था, बायोस की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। एब्रीविएशंस का मतलब होता है संक्षिप्त में, खोलकर बताओ कि क्या होता है। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल या बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बताना है जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बताना है जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा आंसर करेक्ट है। और ये जो चीज़ है ना बायोस, हम रोज इससे हूबहू होते हैं, ठीक है। आज पता चलेगा इसका काम क्या होता है। 14 का ए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, अरे वाह, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग आंसर कर रहे हो ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ बायोस की, तो ये बायोस भैया जी होते ही क्या है कंप्यूटर के अंदर। अब देखो होता क्या है, जब हम कंप्यूटर छोड़ो, क्योंकि कंप्यूटर हमें से बहुत कम लोगों के पास होगा। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ स्मार्टफोन का, क्योंकि वो हम सबके पास है। क्लियर। अगर हमारे पास फोन है, एबीसी कंपनी, कोई कंपनी है एबीसी, हमारे पास उसका एक स्मार्टफोन है, इसका पावर ऑफ हो जाता है जब हम इसको ऑन करते हैं। भाई बेचारा ऑफ हो गया था, हमने चार्ज किया, फिर हम इसको ऑन करते हैं, तो पहले आपको स्क्रीन दिखाई देती है ना ब्लैक कलर की, फिर एंड्रॉइड का नाम दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे जिस कंपनी का वो फोन है उस कंपनी का नाम आता है, फिर वो स्टार्ट होता है। तो जितने टाइम तक वो ब्लैक स्क्रीन होती है, ब्लैक हो ब्लू हो, जो भी स्क्रीन आपको दिखाई देती है, सेम यही काम होता है लैपटॉप और कंप्यूटर में भी। जो आपका लैपटॉप होता है या जो कंप्यूटर होता है, उसके अंदर भी आपको ब्लैक या ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है जब आप उसको ओपन करते हो। तो उस टाइम जैसे ही आपने पावर बटन ऑन किया, सबसे पहले ये इंडिकेशन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है बायोस से कि जल्दी जल्दी चेक करो कि इससे रिलेटेड जितने भी इसके अंदर हार्डवेयर लगे हैं और सॉफ्टवेयर लगे हैं, जितने भी इनपुट है या आउटपुट है, वो सब सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरे मालिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब वो स्टार्ट कर दे तो उसे दिक्कत हो। तो ये काम होता है बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। जब वो ब्लैक स्क्रीन आती है तब तक बायोस चेक कर रहा होता है कि अच्छा, अगर कंप्यूटर की बात करती हूँ तो इसमें कीबोर्ड है, बिल्कुल सही कीबोर्ड चल रहा है, इसका ड्राइवर भी लॉन्च हो चुका है। माउस है तो माउस का भी ड्राइवर लॉन्च हो चुका है। प्रिंटर है तो प्रिंटर का ड्राइवर भी लॉन्च हो चुका है। तो हर एक चीज की जांच पड़ताल करने का काम होता है बायोस का, और बायोस से ही निकलता है टेस्ट। ये भी पूछा जाता है कि जब बूटिंग होती है या जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस कौन सा टेस्ट देता है या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा टेस्ट देता है। तो इस टेस्ट का नाम होता है POST।
इस टेस्ट का नाम होता है POST, फुल फॉर्म है इसकी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये अपने आप को ही तो टेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या हो जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्फ का मतलब होता है खुद से और टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट कर रहा है कि मेरे सारे अर्जे पुर्जे सही जगह हैं या नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज नोट्स कर रहे हो तो नोट जरूर करना। PDF मिलेगी, क्वेश्चन की मिलेगी, लेकिन जो जानकारी यहाँ पर दिख रही है वो आपको नोट करनी पड़ेगी। क्लियर? चलो आगे चले। यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर 15,000 पॉइंट के लिए। व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एकल बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे ये पूरी की पूरी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, अगर आप इसको जूम करते चले जाओ, जूम करते चले जाओ तो छोटे छोटे पॉइंट आपको दिखेंगे, है ना। उन पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेल, एलिमेंट, पिक्सल या फिर बिट? क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अच्छा देखो यहाँ पे पूछ रहे हो शॉर्टकट की। अच्छा कंप्यूटर से पढ़ रहे हो तो शॉर्टकट की पूछ रहे हो आप लोग कंप्यूटर से कि शॉर्टकट की कैसे लेते हैं। देखो शॉर्टकट की अगर मैं बताऊं, कंप्यूटर से अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो एक ये विंडो वाला बटन होता है ना प्यारा सा, इस विंडो वाले बटन के साथ एक प्रिंट स्क्रीन करके आपको ऊपर देखना जहां फंक्शन की होती है, तो विंडो वाले के साथ प्रिंट स्क्रीन को एक साथ दबा दो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगर लैपटॉप है तो जो F11 फंक्शन 11 वाली की होती है ना, उसी पे प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है, दोनों को दबाओ, शॉर्टकट मतलब ये जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा अगर कंप्यूटर की या लैपटॉप की बात करते हैं। चलो 15 का आंसर आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, जो कि आ रहा है पिक्सल पिक्सल पिक्सल। बिल्कुल ठीक है शिवांगी जी। तो यहाँ पे बता दो, देखो डॉक्यूमेंट में आप सर्च कर सकते हो या फिर इमेजेस में जाके देख लेना, ठीक है। पिक्सल ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी पिक्चर की, किसी भी इमेज की, सबसे छोटी इकाई को, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को पिक्सल बोला जाता है। इसलिए हम जो भी स्क्रीन पर चीजें देखते हैं ना, वो हमेशा उसका रिजोल्यूशन DPI में मापा जाता है, DPI में मेजर होता है। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट हैं, ठीक है, 1 इंच में कितने डॉट हैं, इस पर इसको नापा जाता है। 1 इंच में कितने डॉट हैं, इस पर इसको नापा जाता है, और यही डिसाइड करता है कि आपकी जो पिक्चर है वो HD क्वालिटी की है, हाई डेफिनेशन क्वालिटी की है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था, पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? और कब किया था ये भी बताना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है भाई, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, जॉर्ज बूले, बूले कर लो इसे, ठीक है, जॉर्ज बूले या फिर चार्ल्स बेबेज या फिर हरमन हॉलरिथ। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर करना एक बार जल्दी से आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्लियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का? हाँ 15 के लिए तो बिल्कुल सही था भाई। चलो पिक्सल बिल्कुल करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 के लिए हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? आंसर आना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। DPI मतलब होता है डॉट पर इंच। थ्योरी ही होती है, ठीक है, आज टेस्ट हो रहा है, क्लियर, थ्योरी ही होती है। 7वीं क्लास है, आज टेस्ट हो रहा है। जो 6 क्लास में पढ़ा है वो देखोगे ना कितनी चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज, क्लियर। इनको ही बोला जाता है कंप्यूटर के पापा जी, या बोल सकते हो फादर ऑफ कंप्यूटर। इनको ही बोला जाता है कंप्यूटर के पितामह, या हम बोल सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। किनको बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, क्लियर। एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था, कब बनाया था? तो 1837 में बनाया था, 1837 में बनाया था। और जिन्होंने यहाँ पे 1822 बताया है, 1822 में तो इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था ना। सबसे पहला इन्होंने जो इन्वेंट किया था वो डिफरेंस इंजन का किया था। सबसे पहला जो इन्होंने इन्वेंट किया था वो डिफरेंस इंजन का किया था, क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1837 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, जिसके तहत इनको कंप्यूटर का फादर बोला गया, क्लियर। चलो यहाँ पे आया समझ में? आगे देखिए, चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर?
अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया होगा, कोई बात नहीं, चीजों को समझेंगे। यहां पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, ट्रिपल सी के लिए आप लोग बहुत बार पूछते हो, वैसे ये क्लास बहुत अच्छी है। बाकी आपके लिए एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पे जाओगे, ट्रिपल सी का बैच भी है। अगर आपने परिवर्तन बैच पहले से परचेज कर रखा है तो आईटी के नाम से आपको बैच मिलेगा, नहीं तो आपके लिए मैं एक मास्टर क्लास लेकर आ रही हूँ ट्रिपल सी की। मेनली ट्रिपल सी होगी, दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चंस होंगे, बट फोकस इस पे मैंने ट्रिपल सी पे ही रखा है। 100 क्वेश्चंस आपके उस बैच में होंगे। 8 बजे क्लास होगी 26 जुलाई को, याद रखना, अलार्म लगा लो, बट याद रखना सुबह सुबह तो नहीं कहेंगे भाई, इतना तो सुबह तो उठ ही जाते हैं ना। तो 26 जुलाई को 8 बजे सुबह आपकी होगी एक मास्टर क्लास, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कंप्यूटर के मुख्य घटक किस उपकरण के माध्यम से एक दूसरे से संचार करते हैं? कीबोर्ड, सिस्टम बस, मॉनिटर या फिर मेमोरी? और यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट हो गया है। 17 का बी आ रहा है, बस बस बस, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके, विंड सर्फ होते हैं अवधेश जी, विंड सर्फ होते हैं इंटरनेट के लिए। ठीक है, अभी जब इंटरनेट पढ़ेंगे ना तो उसको और डीपली पढ़ेंगे। अभी जहां की बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम बस, जैसे नॉर्मल बस होती है जो कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर सिस्टम बस होती है जिसमें करंट पास होता है। तो जैसे हम कोई चीज डेस्कटॉप से उठाकर सी ड्राइव में डाल देते हैं, कोई चीज हम क्या करते हैं डेस्कटॉप से उठाकर फोटोज में डाल दिया या वीडियोज में डाल दिया, तो उसके अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा काम कौन करता है? हमें तो लगता है भाई नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो ड्राइव चेंज होती है, वो जो आपका एक जगह से दूसरी जगह डाटा जा रहा है, तो ये पूरा काम सिस्टम बस का होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन को कौन देखता है? मेमोरी से संबंधित कहाँ पे कौन सी चीजें होंगी, कहाँ पे क्या चीज जानी है, ये पूरा का पूरा काम किसका होता है? क्लियर? बताना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, मेन डिफरेंस अगर मैं बताऊं लालू पाल जी, तो जो आपका लैपटॉप होता है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हो। ठीक है, चलो, तो याद रखना है यहाँ पे जो आपका ये कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन होता है, कोई चीज कहां पर जानी है, किसको देखना है, वो पूरा काम किसका होता है? तो पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और आंसर आप लोगों का आ भी रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, लैपटॉप में और कंप्यूटर में आप पूछ रहे थे, तो देखो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा आ जाती है, मतलब ज़्यादा भारी काम आप कर सकते हो अगर पीसी है आपके पास। लैपटॉप की इतनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती नॉर्मल, अगर मैं एक सेम रेंज की बात करती हूँ तो। बाकी आपका कंप्यूटर भाई पोर्टेबल नहीं है, अब कंप्यूटर थोड़ी ना उसका CPU वगैरह लेकर हम साथ में जाएंगे ना, लेकिन लैपटॉप पोर्टेबल होता है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत बेस्ट है, आप कहीं पे भी जाओ अपना काम कर सकते हो। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करती हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है, कंप्यूटर मॉडल IBM 1401। अब आए थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ना। कंप्यूटर मॉडल जो IBM 1401 है वो कौन सी जनरेशन में आया? तो यहाँ पे बताना है जनरेशन पहली, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए IBM 1401 किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, IBM 1401 किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यहाँ पे बताना है फर्स्ट जनरेशन में आया था, सेकंड में आया था, थर्ड में आया था या फिर फोर्थ में आया था। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हुआ है। ओके, iOS होता है एप्पल के लिए। ठीक है, एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मैकिंटॉश पे वर्क करते हैं, उसमें एंड्रॉयड नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एप्पल स्टोर होता है। जैसे गूगल प्ले स्टोर से हम नॉर्मली क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं चीज़ों को, तो एप्पल वाले कहाँ से करते हैं? एप्पल स्टोर से करते हैं। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जो कि ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेकेंड जनरेशन। अब मुझे वो लोग बताओ जो ऑप्शन ए बता रहे हैं। एक बात बताना मुझे, जब पहली जनरेशन में क्या हुआ था, तो कंप्यूटर मॉडल तो आए नहीं थे। पहली जनरेशन में सिर्फ 3 ही कंप्यूटर आए थे। कौन कौन से? तो पहला था आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, दूसरा व्यवसाय के लिए जो बना था यूनिवैक प्रथम, और तीसरा जो मार्क 1 बना था। इसके अलावा थोड़ी ना कोई कंप्यूटर था। बाकी कंप्यूटर के मॉडल तो आए ही नहीं थे, वो तो कब आने स्टार्ट हो गए थे? सेकंड जनरेशन के अंदर। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहा है। IBM 1401 ये सेकंड जनरेशन का पार्ट है। क्लियर?
चलिए आगे चले यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम BCD इज एब्रीविएशंस ऑफ। BCD का मतलब क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD? BCD की फुल फॉर्म क्या होगी? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल या बिट कोडेड डिजिट? क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है यहाँ पे जल्दी से। TG2 की बिल्कुल अमित जी ले सकते हो ये क्लास, TG2 के लिए ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए। क्लियर? ओके, अब बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कि इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें BCD का इस्तेमाल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन ए आ रहा है, बी आना भी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। मैंने आपको बताया था ना कि कंप्यूटर हर एक भाषा को किस में चेंज करता है? मशीनी भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर का जो CPU है सारा काम तो CPU ही करता है ना, माइक्रो प्रोसेसर सारा काम करता है। अब वो माइक्रो प्रोसेसर कैसे कैलकुलेशन करे उसको कौन समझाएगा? तो उसको समझाने का काम होता है मशीन लैंग्वेज का। तो जो आपकी मशीनी भाषा होती है, जो मशीन लैंग्वेज होती है, ये काम होता है किसका? कंप्यूटर को समझाने का। और मशीन लैंग्वेज को जो चेंज करते हैं वही हमारा BCD कहलाता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। सारे भाषाओं को बाइनरी में चेंज कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे PDF कहाँ मिलेगा? तो वो आपको एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप करना पड़ेगा इंस्टॉल। PDF आप लोगों को वहीं पे मिलेगी। बाकी इंस्टॉल कर ही रही हूँ मैं, सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों के लिए UPSI का 2020 निश्चय बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो आपका सपना है अगर 2 स्टार लगाकर कंधों पर और वर्दी पहनकर देश की सेवा करना, तो ये बैच आपके लिए ही है। ठीक है, तो UPSI की तैयारी करने के लिए आप हमारा UPSI 2020 निश्चय बैच ले सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी बैच लॉन्च कर दिया गया है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच लॉन्च हुआ है वो उसमें भी तैयारी पूरा आपका जो 120 डेज का प्लान है वो पूरा उसी पे बेस्ड चीजें आपको करवाई जाएंगी। क्लियर? चलो, और परिवर्तन तो आप लोगों को पता होगा, परिवर्तन 2020 जो बैच लॉन्च हुआ था हमारा 22 मार्च को, फिर वो बंद हो गया था। ठीक है, बहुत टाइम तक उसको एक्सटेंड करते रहे, उसको दोबारा से एक बार रीओपन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन के चलते नहीं उसको परचेज कर पाए थे। चलो, यहाँ पे आंसर भी आना स्टार्ट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी आंसर आ रहा है यहाँ पे, जैक किल्बी। ओके, आंसर में आप आंसर भी कर रहे हो उसके साथ, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर बात करती हूँ 21 का, IC चिप किसने बनाई थी? तो बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका जैक किल्बी। और ये भी पूछेगा कौन सी जनरेशन में बनाई गई थी? तो ये कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में इसको बनाया गया था। IC चिप कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में आई थी। और जैक किल्बी, दूसरे व्यक्ति भी याद रखना साथ में, रॉबर्ट नॉय, क्योंकि कई बार आपको जैक किल्बी ना देकर रॉबर्ट नॉइस दे लेगा, दोनों की बात एक ही होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या दे रखा है? द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो कंप्यूटर की टर्म है वो किससे चलती है? भाई कंप्यूटर क्या था? कंप्यूटर तो आपका पूरा का पूरा एक ग्रीक भाषा का था, लेकिन जो ये कंप्यूटर है ये किस, इनमें से किस भाषा से रिलेटेड है या कहाँ से इसको ढूंढा गया है? क्या वो लैटिन की थी, क्या वो जर्मन थी, क्या वो फ्रेंच थी या फिर अरेबिक थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एक बार जल्दी से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ, बी आंसर था बिल्कुल, रॉबर्ट नॉय। याद रखना, दोनों नाम याद रखना, अगर बात करता है जैक किल्बी का या रॉबर्ट नॉइस का। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की, तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है लैटिन भाषा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिन भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखो लैटिन भाषा कौन सी होती है? छोटे शब्द से ही बड़ा शब्द बना देना। कंप्यूट से कंप्यूटर बना दिया। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कंप्यूट, बस एक ही तो अक्षर लगाया है, आर लगा दिया, तो छोटे वर्ड से एक बड़ा शब्द छोटे से पॉइंट को बना देना, वो आपकी लैटिन भाषा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब देखो टोटल तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन देना भी जरूरी था। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का होगा और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसके साथ आपको चीजें भी लिखनी पड़ेंगी। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन इनमें से किसने बनाया था, कब बनाया था और उसके बाद कौन सा इंजन बना, और ये जो वैज्ञानिक थे कब इनका जन्म हुआ और कब इनकी मृत्यु हुई? ये पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका पूरा डिस्क्राइब करके आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट दे रहे हैं।
और अगर आप ऑफलाइन कमेंट नहीं देते, इसका मतलब भाई आप तो बस ऐसे ही पढ़ रहे हो। तो थोड़ा ऑफलाइन कमेंट देना, जितनी भी चीज़ें आपको पता है। मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी रामायण लिखो, जितनी चीज़ें पता है आपको कम से कम आंसर तो जरूर ही देना, ठीक है। तो आपका कर्तव्य है भाई, आपका ऑफलाइन कमेंट करोगे आप लोग, ये आपका होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। बाकी अगर इस सेशन से कोई भी डाउट हो आपको, जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हो। फीडबैक क्लास का देखना, क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, क्या आप यूपीएससी 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय यूपीएससी 2020 बैच। इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर।